वेलकम बैक। नाजरीन, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने यह दावा किया है कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात को इनेकाद से पहले ही मुतनाज़ बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले पर सदारती रेफरेंस पर समाअत की वजह से भी मुल्क में मुसलसल एक बहस हो रही है। हम अपने तजियाकारों से ये जानना चाहते हैं कि सेनेट इंतखाबात क्या मुल्क में इनेकाद से कबल ही मुतनाज़ हो चुके हैं। पीजे मीर साहब, आप हमेशा शिकवा करते हैं कि जो असल इशूज़ हैं उन पर बात नहीं होती, तो आज हमारे ख्याल में ये एक अहम मामला है, इस पर आप क्या कहते हैं? देखें, ये भी एक स्टोरी है कि परपेचुअल डिनाइल, जो भी कोई इदारा कोई बात करता है वो कोई उठ जाता है, नहीं जी ये तो ये गलत हो गया, इसने ये कर दिया, वो कर दिया। यार कहीं तो बैठो, आप लोग हुकूमत में रहे हो पहले, जब बाहर आते हो तो आपको इलेक्शन कमीशन ख़राब लगती है, जब हुकूमत में होते हो तो इलेक्शन कमीशन ठीक लगती है। यही तो मसला है, यही तो मसला है जिस पे हम बिल्कुल, वो कहते हैं ना ये कि वो आइसिंग ऑफ द केक को ख़त्म करके केक खा लेते हैं हम। आपने आगे बढ़ना है, आप कहीं ना कहीं तो ठहराए। आपको पता है कि कोई इलेक्शन होता है कहीं भी, उस पर एक डिबेट आ जाती है और वो भी मीनिंगलेस डिबेट, ये इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, वहाँ हॉर्स ट्रेडिंग है, यहाँ करप्शन है, और हर किस्म की खिचड़ी हम बना लेते हैं। कोई इंसिडेंट होता है उसकी खिचड़ी, एयर क्रैश होता है हम सारे एविएटर्स बन जाते हैं, पेंडेमिक होता है हम सारे डॉक्टर्स बन जाते हैं। यार व्हाट आर वी डूइंग विद दिस कंट्री? आई मीन, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जिनको आपने इंटरेस्ट किया हुआ है जॉब पे, कहीं तो करें। हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रस्ट डेफिसिट। बिकॉज ऑफ दिस ट्रस्ट डेफिसिट नथिंग गोज अहेड। कोई किसी को ट्रस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है इस मुल्क के अंदर। भाई क्यों नहीं करने के लिए तैयार है? तो हम लोगों को कहते हैं टॉलरेंस दिखाएं, टॉलरेंट बने, एक एक सोफिस्टिकेटेड या एक संजीदा सोसाइटी बने। हम नहीं बन रहे, हम एक दूसरे पे तनकीद से तो हट ही नहीं रहे ना। आप कहीं भी चले जाएं, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक दूसरे पे तनकीद है। दैट इज द बिगेस्ट सब्जेक्ट इन दिस कंट्री। आप कोर्ट्स ले ले, हर जगह ले ले। अच्छा, जब कोई बच जाता है फिर फौज पे आप चढ़ाई कर देते हैं। और यार कहीं तो ठहरो, खुदा के लिए, जो किसी के अंदर मुलव्वस नहीं होता है आप उसको पकड़ लेते हैं। कभी कोई किसी को सिलेक्टेड कहता है, कोई कहता है डायरेक्शंस दे रहे हैं। एंड आई मीन दिस इज आवर नेशनल डिबेट एंड दिस इज रियली वेयर वी आर गोइंग। तो इसीलिए जिस तरह आपने कहा है ना कि मैं बात करता हूँ, भाई मैं बात करता हूँ एक आम आदमी की। पूरी दुनिया में ये नसीम बैठे हुए हैं आपके सामने, बताओ डू वी रियली केयर के हु इज द प्राइम मिनिस्टर इन इंग्लैंड? नो वी डोंट, नो नेवर। आपको अपने काम से घर से, यहाँ प्राइम मिनिस्टर से नीचे कोई बात नहीं करता, वुज़रा से नीचे कोई बात नहीं करता। आपने वुज़रा, ब्यूरोक्रेसी, सेक्रेटरीज, आपने इनको आइकॉनिक एक फिगर बना दिया हुआ है। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन यू एक्सपेक्ट देम टू परफॉर्म मिरेकल्स। नो, यू कैन नॉट परफॉर्म मिरेकल्स अनटिल एंड अनलेस आपके अंदर से इनर वो जो है ना करप्शन, वो जो आपकी नियत है, नियत जब तक आपकी साफ नहीं होगी, यही हम बैंड बजाते रहेंगे और ये मीनिंगलेस टॉपिक पे यानी बैठकर बात करने से मामला हल हो सकते हैं आपके ख्याल में? पूरी दुनिया सफर का आपके पास जी आप बात कंप्लीट बात करें तो फिर कंस्ट्रक्टिव करें, डोंट हवा के अंदर बात ना करें। पूरी दुनिया में 5% है प्योर वाटर, क्लीन वाटर, 5%। आप मुझे बताएं, आपकी क्लाइमेट उड़ गई है, आपका यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो साफ हवा है, लाहौर इज अ सिटी व्हिच इज डिक्लेयर्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज अ डिजास्टर सिटी अलॉन्ग विद न्यू दिल्ली। आपने कोई किया है? आपने ग्रीनरी लगाई है? आप लगा रहे हैं, तो लेट्स अप्रिशिएट कि जो चीज़ हो रही है उसको करो। कितने लोगों ने अप्रिशिएट किया, भाई रिप्लांटेशन होगी, दरख्त नहीं लगेंगे। आपकी वो क्या प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे थे, 11 साल आपकी उम्र ख़त्म हो जाती है अगर आप इस एनवायरनमेंट में रहोगे। तो आपने हर तरीके से आपने अपने आप को सॉलिडिफाई करना है बाय डूइंग कंस्ट्रक्टिव वर्क, एंड आई एम सो सॉरी टू से वी आर नॉट डूइंग इट। ठीक है, हमें कंस्ट्रक्टिव चीज़ों की तरफ जाने की ज़रूरत है। मीर साहब, आपका पॉइंट आ गया। नासिर बिगचकताई साहब, आपने सियासत के बहुत सारे नशेबो फराज देखे अपने करियर के दौरान। ये इंतखाबात जो मुतनाज़े हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि ये इनेकाद से पहले ही इन पर तनाज़ात खड़े हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये पहली बार हुआ है या इस इलेक्शन में ये अपनी तरह का एक मुनफरिद तनाज़ा सामने आ रहा है? नहीं, पहली बार नहीं हुआ, हर बार होता है। बल्कि वो इंतखाबात जो बिल्कुल अच्छे थे उनको भी कह दिया गया कि यहाँ धांधली हुई है, बहुत अच्छे इंतखाबात हुए थे वो, और फिर एक अजीब तूफान खड़ा हुआ और उसके बाद मुल्क बदल गया। मुल्क का जो मुकद्दर अच्छा होने वाला था वही ख़त्म हो गया। अभी पीजे ने बहुत अच्छी बात की ट्रस्ट डेफिसिट की। मेरा ख्याल है सियासतदानों के साथ नहीं है ट्रस्ट डेफिसिट, ये पब्लिक का
स्टेट के साथ ट्रस्ट है। स्टेट ने अपना काम पूरा नहीं किया, स्टेट ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इस दौर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तमाम दौर की बात कर रहा हूँ। आ जाएं आप 48 के बाद से लेकर आज तक, मुझे बताएं स्टेट ने क्या किया, जुडिशरी सिस्टम ने क्या किया आपके साथ, जुडिशरी ने इस मुल्क को क्या दिया, इस मुल्क को सियासतदानों ने क्या दिया, इस मुल्क को आइन देते देते आइन गायब कैसे होता चला गया, इस मुल्क में सिस्टम आते आते सिस्टम उड़ कैसे गया, इस मुल्क में मईशत में तब्दीली आते आते वो तब्दीली गायब क्यों हो गई। तो बात ये है कि स्टेट वो काम नहीं कर रही जो उसे करना चाहिए, वो माँ का किरदार अदा नहीं कर रही। अब तो माँ के किरदार से भी इस इजाजत होगी, माँ की जैसी चिढ़ आने लगी इस बात से भी, क्योंकि अब बात ये नहीं है कि हमने क्या किया या उसने क्या किया, बात ये बहसीत कौम हम क्या कर रहे हैं, बहसीत कौम हमने कौन सा किरदार अदा किया है। इन इंतखाबात को मुतनाज़ा मैं नहीं कह सकता, मुतनाज़ा होंगे, ये यकीन होंगे, लेकिन इससे पहले जो इंतखाबात हुए वो कौन से अगर मुतनाज़ा थे। कब नहीं बिका कोई, अब नहीं बिकेगा, अब भी बिक रहा है। आज बताया गया हमें कि जी हुंडी के जरिए पैसा दुबई जा रहा है, हुंडी के जरिए। अब चाहे दुबई जाके पकड़े और उस हुंडी को रोकें भाई, मुझे बताएं नहीं आप कि हुंडी के जरिए पैसा जा रहा है, उस हुंडी को रोकें, उस हुंडी के जरिए पैसा भेजने वालों को पकड़ें, गिरफ्तार करें, सूली पर टांग दें, कुछ तो करें। खाली तकरीरों में कुछ नहीं होता। एक जगह पर हम अड़े हुए हैं कि तरीक़ाकार क्या होगा, आइडेंटिफाइबल वोट क्या होगा, वहाँ अड़े हुए हैं। इलेक्शन कमीशन कर रहा है आइन के जरिए, आइन में तरमीम करें आप, कोई उससे कहता है कि नहीं तरमीम आइन में नहीं होगी, आप खुद कोई फैसला करें। यहाँ ये मसले नहीं है, अनाओं के मसले नहीं होने चाहिए, जिद के मसले नहीं होने चाहिए, हमें एक दूसरे को एकोमोडेट नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे को कायल करना होगा, कायल करना होगा कि कानून क्या है, आइन क्या है, ज़ाब्ते क्या है। और हमें ये जो मसला है ना बिकाऊ माल का, ये आज ख़त्म नहीं होगा, अभी टाइम लगेगा। अगर आज से हमने शुरू किया तो शायद आगे जाकर कोई अच्छा तरीका निकले। आप देखें, असम्बलियों को मैं गैर नुमाइंदा नहीं कहता, लेकिन देख लें आप कि वहाँ शराब वोटिंग क्या है, कितने वोट पड़ते हैं MNA को कुल पॉपुलेशन का, तो ये भी देखना पड़ेगा आपको, अवाम वोट क्यों नहीं दे रहे। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपकी ओपिनियन क्या है? असल में बहुत सारी चीजें जो नेशनल लेवल पे या रियासत के हिसाब से या हमारे सिस्टम के हिसाब से पहले बयान हुई, वो तो हर अपनी जगह 100% दुरुस्त है कि ये चीजें हमने रियासत के तौर पे, एक कानून के तौर पे, एक पॉलिसी के तौर पे, एक स्ट्रैटेजी के तौर पे, एक सिस्टम के तौर पे नहीं की। और उसकी वजह ये है कि सिस्टम को हमने इंडिविजुअल्स के हाथ में दे दिया। और उसके अगली जो दुख की बात है वो है कि वो इंडिविजुअल झूठ बोलते हैं। झूठ का आंसर जो है सियासत के अंदर, ये जब से आया है और करप्शन का अंदर सियासत से आया है, और वही बात जो पीजे ने कही कि आप जब गवर्नमेंट में होते हैं आपका स्टांस कुछ और है, आपको हर अदालत है अगर वो आपकी फेवर में फैसला दे दे। अब गवर्नमेंट में जब नहीं होते तो आपको हर चीज बुरी लगती है। यानी यहाँ पे आलम यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी है, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे इज्जतदार, सबसे रिस्पेक्टेबल अदारा है और उसकी ताजीम हम पे फर्ज होती है, लेकिन अगर उसने एक रूलिंग दी एक जज के हिसाब से, तो अगले दिन वो आपकी जो लीडर हैं वो जाके खड़ी होके वहां पे अपना बयान ना, ये उनको पता नहीं है रूल क्या है, शी डजंट नो व्हाट आर द रूल्स, लेकिन वो बोलेंगी जरूर, अदारों को मलेन जरूर करेंगी। इसी तरह बाकी लोग अदारों के, जैसे शाहिद काका बात की आपने बात की, जिस मुल्क में हाई कोर्ट पे हमला हो जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हमला हुआ और कितना बुरा रिफ्लेक्शन हुई होगी इंटरनेशनल लेवल पे, जिस मुल्क में इस्लामाबाद पे हाई कोर्ट पे हमला हो जाए जो एक पॉलिटिकल पार्टी करा रही हो, सज्जाद अली शाह साहब अंदर बैठे हुए, तो आप उससे क्या तवक्को करते हैं? जहां पे झूठ की सियासत, मुनाफिकत की सियासत जब होगी सियासतदानों से बजाते खुद, यही मुस्लिम लीग नून, क्योंकि आप इस वक्त स्पेसिफिकली एक चीज डिस्कस कर रही हैं, वो पूरी नेशनल लेवल की पॉलिसीज में ही, वो आपके सेनेट के इलेक्शन को इंडिकेट करती हैं, और सेनेट के हिसाब से आप कह रही हैं कि इलेक्शन मुतनाज़ा हो गए हैं। तो इससे पहले मुस्लिम लीग नून और बाकी पार्टियां कहती थी ओपन इलेक्शन करो, आज उनको इस बात पे क्यों? तो जब मुतनाज़ा कौन बता रहे? अवाम तो नहीं मुतनाज़ा बना रहे उसको, मुतनाज़ा तो वही सियासतदानों की अपनी ही बात है। पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कहते थे कि ओपन बैलेट से होना चाहिए इलेक्शन, और बाद में उसी बात से पीछे हट गए। मुनाफिकत, झूठ और करप्शन और पैसे की लालच, ये इनके अंदर बेतहाशा तरीके से ये अपना पैसा नहीं खाते हैं,
सिकंदर हयात ने भी एक इंटरव्यू दिया कि मेरी गाड़ी छीन ली थी, जो आजाद कश्मीर का पुराना प्राइम मिनिस्टर था कि जी मर्सिडीज गाड़ी लेके थे। तो जब लालच का इंतहा ये होगी कि आप तमाम मुल्क के रिसोर्सेज को तमाम जगह से पैसा खा के अपनी दौलत बनाना चाहते हैं ऊपर से, लेकिन तो आप मुझे बनाए फिर वो इलेक्शन जो है वो हर दफा नासिर ने कहा मुतनाज़िर है, जो लोग यानी सिस्टम का हिस्सा है वही इसको मुतनाज़िर बनाने की बात भी करते हैं। ब्रिगेडियर साहब आपका पॉइंट आ गया, बहुत माजरत, वक्त बहुत कम है, वही मुतनाज़िर बनाते हैं इसको। मुझे आगे बढ़ना होगा। नसीम साहब, शाहिद खाकान अब्बासी ने जो दावा किया कि सेनेट इलेक्शन निकात से कबल मुतनाज़े हो रहे हैं, क्या इस बयान की वजह सदारती रेफरेंस है? आप देखें सलमा के इस कौम को जो है ना अना परस्ती और झूठी शान इसके भेंट चढ़ाया हुआ है शाहिद खाकान अब्बासी। सुबह आपने देखा कि 3 साबिक वज़राए आज़म जो है वो प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला किया वो गलत है, नैब गलत कर रही है, इलेक्शन कमीशन गलत कर रही है। तो बाबा जब तुम लोग हुकूमत में थे, वज़ीर आज़म थे, क्यों नहीं इनको ठीक किया तुमने? नैब का चेयरमैन भी तुम्हारा लाया हुआ है, बाकी लोगों को भी आप लोगों ने लगाया। तो जब हुकूमत में है तो मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थू। अभी जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब बात कर रहे हैं, पहले यही बात करते थे कि ओपन बैलेट होना चाहिए। इनके अपने साथ क्या हुआ जब चेयरमैन के खिलाफ ये नो कॉन्फिडेंस का वोट लेके आए? इनके अपने लोगों ने हाथ खड़े किए, 60 से ज़्यादा थे, और जब वोट निकले तो 50 के करीब थे, हार गए वहाँ पे। क्या इन्होंने अपनी पार्टी के अंदर कोई इंक्वायरी की? इन्हें पता है कि किन लोगों ने ज़मीर किस तरह बेचा, लेकिन ये लोग सिस्टम दुरुस्त होने नहीं देना चाहते, क्योंकि इनकी गाड़ी किस तरह चलेगी, इनकी दाल रोटी किस तरह चलेगी। करोड़ों के जिक्र हो रहा है, करोड़ों रुपए दे के जो असेंबली में आ रहा है या सेनेट में आ रहा है, तो वो क्या अपने करोड़ों वापस नहीं करेगा? तो इन्होंने अवाम को क्या देना है? एक जगह पीपल्स पार्टी कहती थी ओपन बैलेट हो, नून लीग कहती थी ओपन बैलेट हो, जब वही बात PTI या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लेके आए हैं तो उसके खिलाफ आपने ये अना वाली बात जो मेरे साथियों ने पहले भी की, ये अना परस्ती है जो पाकिस्तान को लेके डूब रही है। खुदारा आपको लोग वोट दे के असेंबलियों में इसलिए भेजते हैं कि आप आवाम की फलाह बहबूद का काम करें, ना कि आप एक दूसरे का गिरबान चाक करें, ना एक दूसरे को आप गालम गलौज करें। जिस तरह PJ ने कहा कि बर्दाश्त ख़त्म होकर रह गई है, अब आप लोग तो तू तड़ा के ऊपर उतर आए हैं। ये कोई तरीके, ये कोई लीडर है? इस कौम के बच्चे भी आप लोगों को देख रहे होते हैं जो फ्यूचर के मेहमान हैं, आप उनको क्या सिखा रहे हैं? किस तरह आप एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं या किस तरह बात कर रहे हैं? यानी अगर ट्रेंड सेट करने हैं तो उनको ऐसा होना चाहिए कि बाकी लोग उसकी तकलीद करें। अनीका, देखिए, बाजार गर्म है और इंसान बिक रहे हैं, और आपने थोड़ी देर पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी शिक नंबर 23 उसको मेंशन किया। उसके अंदर ये था कि सेनेट के इंतखाबात को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए ट्रेसेबल या ओपन बैलेट किया जाएगा। पीपल्स पार्टी का जमाना गुजरा, PMLN का जमाना गुजरा, किसी ने कानून साजी नहीं की है। तो आप ऐसे वादे क्यों करते हैं जिन वादों के ऊपर आप पूरा नहीं आ सकते? ये मैं सिर्फ ऑपोजिशन के बारे में बात नहीं करती, मैं हुकूमत के बारे में भी यही बात करती हूँ। वो वादे मत किया करें अवाम के साथ जो सिर्फ वोट लेने के लिए, अपना असली चेहरा तो दिखाएं अवाम को, ताकि अवाम उस बेसिस के ऊपर काम कर सके। मेरा सबसे बड़ा शिकवा ये है कि NBC ने थोड़ी देर पहले स्टेट की बात की, ये स्टेट उन्हीं तमाम लोगों पर मुहित है जो हम में से हैं। आम आदमी, हमारे यहाँ क्या आम आदमी टेररिज्म के लिए बिकता नहीं रहा? क्या यहाँ पैसे नहीं बिकते रहे? वही चीज आप ऊपर लेते चले जाएं, अमाउंट ज्यादा होती जाती है, रेट ज्यादा होते जाते हैं, लेकिन इंसान उसी तरीके से बिकते रहते हैं। सेनेट में आज जो दुबई में अमाउंट्स का ट्रांसफर हो रहा है, वो इसी चक्कर में हो रहा है कि हमें छोटे दर्जे से लेकर ऊपर के दर्जे तक इंसानों को बेचने और खरीदने की आदत हो चुकी है। ये सिर्फ सेनेट का मसला नहीं, ये हमारे सोशल कंस्ट्रक्ट का, हमारी सोशल नॉर्म्स का मसला बन चुका है। हमें एक बार फिर सोचना है कि हम एक मुल्क की हैसियत से क्या इंसान खरीदने और बेचने वाला मुल्क बनेंगे। इसके साथ साथ एक और बात यह कि सेनेट इंतखाबात, अगर कोई चीज ये गवर्नमेंट अच्छी कर रही है तो इंस्टेड ऑफ ये कि ऑपोजिशन ये कहे कि जी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के बारे में वो भी तो आने हैं, उनके बारे में क्यों नहीं कानून साजी की? तो पहले आप एक अच्छी चीज हो रही है इसे तो होने दें, दूसरी अच्छी चीज के बारे में आप बाद में शोर मचा लीजिएगा, ताकि अवामी नुमाइंदे, इसमें हमने ऑपोजिशन गवर्नमेंट करके किसी को नहीं भेजा, हमने सबको अवामी नुमाइंदे बनाकर भेजा है। अवामी नुमाइंदों की हैसियत से अवाम के मसाइल हल करें। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब
पहले किसी जमाने में अवामी नुमाइंदों पार्लियामेंटेरियंस ने अवामी मसाइल हल करने होते थे, अब मुझे लगता है अवाम को दबाव डाल के इन पार्लियामेंटेरियंस के आपस के मसले हल कराने पड़ेंगे। उल्टी गंगा बहने लग गई, अब तो उल्टी गंगा बहने लग गई है। आपकी ओपिनियन ये है अनिका, आपने अपनी राय का इजहार किया। नाज़रीन, हमारा सवाल ये था कि क्या इंतखाबात के इनेकाद से कबल ही सेनेट इलेक्शन मुतनाज़े हो रहे हैं? हमारे तज्ज़ियाकारों ने मिली जुली रद्द अमल का इजहार किया है। एक ब्रेक पर वापस आकर हम बात करेंगे वो कौन से गुण हैं जो हमारे मुल्क के नौजवानों को अरबपति बना सकते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने आज एक अहम बयान दिया। कहते हैं कि वो ज़माना चला गया, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, आज तो 20 साल का शख्स अरबपति बन जाता है। हमारा सवाल कुछ इस तरह से है कि क्या पाकिस्तान में ये मुमकिन है? NBC पॉलिसी बनाए जो अरबपति जो है वो तो फिलहाल बहुत एम्बिशियस हो जाएगा। अच्छी जिंदगी, अच्छी तालीम, अच्छी जॉब या अच्छा कारोबार, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और उनके बगैर गुजारा नहीं होगा। और डिजिटल दुनिया की बात कर रहे थे वो, और बिल्कुल आई एग्री कि अगर डिजिटल वर्ल्ड में हम एंटर होते और हम पर पाबंदियाँ नहीं होती, जो पाबंदियाँ अब अदालतों से कह रहे थे हाथ जोड़ के कि आप ना करेंगे, तो मेरा ख्याल है वाकई इस तरह के फैसले नहीं होने चाहिए जिस तरह हम लिमिटेड हो जाएं और फंस जाएं। ठीक है, NBC आपने अपनी ओपिनियन दी। ब्रिगेडियर साहब, आप उम्मीद हो सकते हैं अगर आपका बाप में इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में और वो मोटरवे के ठेके ले और बड़े बड़े ठेके ले, तो आप सर आपका ओपिनियन आ गया। माजरत चाहूंगी, कता कलामी के लिए वक्त की किल्लत है। पीजे मीर साहब 10 सेकेंड्स। देखें जी, मैं तो सिर्फ एक बात करूंगा, ये बात करते हैं, ये देखें, दिस इज़ द ओनली कॉपी ऑफ द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो कि साइन वहाँ हुई थी। उसके बाद तो एक इनके पास ऑफिशियल होगी, बट दिस इज़ द ओनली अदर कॉपी। मैं तो बात करता हूँ, जब इन दोनों ने साइन किया था मैंने कहा था कि म्यूज़िकल चेयर्स तो नहीं होंगी आगे, तो कहते नहीं, अब म्यूज़िकल चेयर्स नहीं होगी, अब बड़ी अच्छी पॉलिटिक्स होगी। ये आपके सामने है फिर जो पॉलिटिक्स हो रही है। ठीक है अनिका। देखें, फवाद चौधरी ने ये जो बात की है, आई कम्प्लीटली एग्री विद इट। दुनिया चेंज हो गई है। हार्वर्ड तक ये रियलाइज करता है कि डिग्रियों का जमाना चला गया और अब स्किल बेस्ड जिंदगी होगी। तो आई एग्री विद दैट। डिजिटल वर्ल्ड के अंदर इट्स ऑल अबाउट स्किल। ठीक है नसीम साहब, जल्दी पैसे कमाने का तरीका जल्दी से जी बिल्कुल, फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल सही बात की है। मैं तो ये कहूँगा कि PTA को चाहिए कि वो इस तरह फौरी तौर पे पाबंदी ना लगा दिया करें। दूसरे सोल्यूशंस भी हैं जिनके ज़रिए आप इन चीज़ों को रोक सकते हैं। तो PTA अगर हेल्प करे तो बहुत से काम बेहतर हो सकते हैं। और फवाद चौधरी की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आप एग्री करते हैं इस बयान से जो फवाद चौधरी साहब ने दिया। नाज़रीन, वक्त खत्म हो चुका है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। नाजरीन, 2018 में वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अखराजात 509 मिलियन रुपए थे, जो 2019 में 35% कम होकर 339 मिलियन हो गए। 2020 में मजीद 49% कमी आई और ये अखराजात 280 मिलियन रुपए हो गए। ये बचत मुल्की मफाद में तो खुशाइंद है कि वज़ीर-ए-आज़म कौम के पैसे सोच समझ कर खर्च करते हैं, मगर हमारा सवाल ये है कि उनकी टीम की शाख खर्चियों में कमी की तफसीलात कौम के सामने क्यों नहीं आई। दूसरा अहम मामला सेनेट इंतखाबात का है। सियासी हलकों में आजकल हर तरफ इसी की गूंज सुनाई देती है, मगर इससे बहुत सारे सवालात भी जन्म ले रहे हैं। कई अहम सियासी रहनुमाओं का ख्याल ये है कि इलेक्शन इनेकाद से कबल ही मुतनाज़े हो रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? और आखिर में हम जानेंगे कि क्या 20 साल की उम्र में पाकिस्तान में अरबपति बनना मुमकिन है। इन्हीं तमाम तर मामलात के लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अखराजात में 49% कमी आ गई है। तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने तफसीलात जारी करते हुए कहा है कि अखराजात में कमी की एक वजह यह भी है कि उनका कोई कैंप ऑफिस नहीं है। इसके अलावा उन्होंने बैरून मुल्क के जो 26 दौरे किए वो भी कम खर्च में किए। हमारा सवाल ये है कि ये बचत सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म तक ही महदूद क्यों है? नासिर चुगताई साहब, वज़रा के खर्चों में कमी क्यों नहीं आती? तो मेरा ख्याल ये प्रोटोकॉल का हिस्सा बन गया है और उसके बाद चलते नहीं। जब वजीर नहीं होते तो
तो पैदल चलते। एक मसला ये भी है, उस वक्त कोई सिक्योरिटी का रिस्क नहीं होता। मेरा ख्याल ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने भैंसों को बेचने से लेकर अब तक निचकारी का वो किया है, उसका असर वाकई अवाम पे नहीं पड़ा है। अवाम, बहुत अच्छी बात है दौरे कम किए, लेकिन दौरे कम करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जितनी बड़ी बात है कि आपका खारजा पॉलिसी किस हद तक इन कम दौरों से मुतासर हुई। मेरा ख्याल ये कि वज़ीर ख़ारजा को बहुत दौरे करने चाहिए थे, ख़ास तौर से 5 अगस्त के बाद जब कश्मीर हमारे हाथ से गया। हमारे हाथ से क्या गया, कश्मीर के हाथ से गया। बहुत दौरे करने चाहिए थे। उनके दौरे में जो जितना भी खर्च होता हम बहुत अच्छी तरह बर्दाश्त कर लेते। सिलेक्टिव दौरे होने चाहिए थे। अवाम का जहाँ ताल्लुक़ है वो तो आपने कल का रिजल्ट देख लिया कि जिस तरह के इंतखाबात हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि PTI ने सीट्स खो दी है, वो PTI की सीट्स थी नहीं सिरे से जो खोदा वो, लेकिन PTI का जो वोट बैंक है उसको बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। महंगाई की वजह से, क्योंकि आवाम पे असर नहीं पड़ा, बेरोजगारी की वजह से आवाम पे जो बचत हुई है जिसका कोई असर नहीं पड़ा, और 75% वोट कम पड़ा है PTI को PS 88 पे। इसी तरह पशीन की सूरत हाल है, इसी तरह सांगड़ की सूरत हाल है, और दूसरों का वोट बैंक बड़ा है। MQM का वोट बैंक बहुत नीचे गया है। तो मेरा ख्याल है आवाम पे कोई असर नहीं पड़ा, बुजरा पे कोई असर नहीं पड़ा। प्राइम मिनिस्टर बेचारे अकेले हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, दौरे नहीं कर रहे हैं, निचकारी पे लगे हुए हैं, ज़राई इनकलाब ला रहे हैं, इनकलाब जैतून की बात कर रहे हैं। सब बहुत अच्छी बातें, लेकिन ट्रिकल डाउन इफेक्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात 49% तक कम हो जाना, क्या ये बचत की दलील काफ़ी है? एक इंडिविजुअल के लिए तो काफ़ी है। अगर आप नेशनल लेवल पे, क्यूमुलेटिव लेवल पे लेके जाएंगे, सबको मिला के लेके जाएंगे, तो उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लेकर अगर आगे चलें तो फिर तो उसका इफेक्ट आपकी इकोनॉमी पे या आपके जो बजट है उसके ऊपर आता है। अगर इसी से लिंक करके आप देखेंगे प्रेसिडेंट हाउस के भी बजट में 2020 और 2021 का जो बजट डॉक्यूमेंट है उसके अंदर भी कोई 60% प्रेसिडेंट आरिफ अली ने कमी की थी, क्योंकि पिछले साल का 992 मिलियन था, लेकिन उन्होंने 597 मिलियन है जिसको मतलब है उनका एक्सपेंडिचर एंटीसिपेटेड था। और उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह थी जो आपके पर्सनल अलाउंसेज और पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं उनको आपने कम किया। अब यही इसको रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपके बाकी अदारों पे। उसके अंदर इंडिविजुअल जो एक मिनिस्टर या एक लीडर जो टॉप पे बैठा होता है उसकी कमिटमेंट और उसके बाद उसकी जो एक ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी होती है उसका बड़ा अमल दखल होता है। लेकिन हमारे यहाँ ये नेशनल लेवल पे रियलाइजेशन इसलिए नहीं है कि एक तो PTI के अंदर भी जो लोग आए साफ ज़ाहिर है वो पहले किसी न किसी पार्टी का हिस्सा थे, और हमारे यहाँ तो अवाम के पैसे पे याशी करने की तो एक रिवायत बहुत पुरानी है ना, कि यहाँ से आप जाएं पूरी फैमिली को लेके जाएं। आपने खुद टेलीविजन चैनल्स में देखा कि आप पूरी फैमिली को लेके गए, UNO में भी आप बिठा रहे हैं, आप जाके 7 स्टार होटल में भी ठहरे हुए हैं, और उसका सारा खर्चा जो है मैं और आप जो टैक्स पेयर हैं वो बर्दाश्त कर रहे हैं। ये पिछले दिनों में यार मतलब बड़े तवातुर से होता रहा, और बड़े दिलेरी से होता रहा, और बड़ी अपना धूम से होता रहा। तो जब ये आपका ट्रेंड चला आ रहा था, उस ट्रेंड में सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने एक एग्जाम्पल कायम किया तो इसका मतलब ये है कि ये चीज इस बजट में मैनेज हो सकती है, इसका कोई मैनेज करना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चूंकि हमने उस ट्रेडिशन को कायम नहीं रखा, और मैं नासिर साहब की इस बात से जरूर एग्री करूंगा कि हमारे यहाँ मीनिंगफुल दौरे जो हैं, पॉलिसी लेवल के दौरे जो हैं, उन दौरों का होना, लेकिन उन दौरों के अंदर इकोनॉमी का होना ये बड़ा जरूरी है। कि अगर आप फॉरेन मिनिस्टर जाएं तो ये नहीं जैसे कि आप 100 बंदों का वक्त लेके चले जाएं। आप बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप अपनी काबिलियत से छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कर सकते हैं। लेकिन इस दफा मेरा ख्याल एक चीज और भी बड़ी जरूरी देखनी पड़ेगी इन दौरों के हिसाब से, कि कोविड के हिसाब से दुनिया में, पूरी दुनिया में दौरे जो थे कंट्री लेवल पे या नेशनल लेवल पे या बायलैटरल लेवल पे दौरे थे, वो इनकरेज नहीं किए गए। अभी अब कौन जाएगा लंदन आजकल के दौर में, जब आपने मार्च तक आपने टियर 4 का वहां पे लॉकडाउन लगाया हुआ है, एंड एवरीबॉडी हैज टू स्टे 15 डेज। सो ये भी एक चीज थी जिसकी वजह से मेरे ख्याल काफी चीजें कर्टेल हुई, काफी एक्सपेंडिचर भी कर्टेल हुए। अब हमें जरूरत इस बात की है कि बजट के एंड पे जो नेशनल लेवल पे जो आपका एक्सपेंडिचर हुआ है
इन तमाम मिनिस्ट्रीज के हिसाब से और तमाम डिपार्टमेंट, वो भी अगर रिलीज करें तो फिर आप एक तजिया कर सकते हैं कि पिछले सालों के मुकाबले में बाकी डिपार्टमेंट्स ने भी अपनी किफायतशारी से काम किया है या वही चीजें रही हैं। और हमें प्राइम मिनिस्टर साहब को बड़ा गौर से देखना होगा, जो नासिर ने कहा ना, ये प्रोटोकॉल की जो बीमारी है ना, यानी आपकी प्रोटोकॉल की बीमारी ने कशमला तारिक ने चार नौजवानों को मार दिया। वो कशमला तारिक है क्या चीज जो इतना बड़ा प्रोटोकॉल डिजर्व करती है? पहले ये तो पूछ ले, कोई बैठ के सोच, डज शी डिजर्व दिस प्रोटोकॉल? तो मतलब कोई तो इसको इवैल्यूएट करे कि कौन प्रोटोकॉल डिजर्व करता है। ये जहाँ पे तो हर टके का आदमी जो है, टके का जो आदमी है, कशमला तारिक जैसे लोग जो है ये प्रोटोकॉल लेके मॉरल रेपुटेशन है ना, कोई ना मॉरल रेपुटेशन है ना उनकी कोई ऑफिशियल रेपुटेशन अच्छी है, ना उनका कोई स्टेटस है ऐसा कि जी आप उनको तो ये चीजें, इन पे जो पैसा खर्च हो रहा है, अगर आप इसको क्रिस्टलाइज करेंगे तो तब जो आप जो कह रहे हैं ना कि नीचे डाउन टू द लेवल जो है ट्रिकल डाउन इफेक्ट तब आएगा। अदरवाइज इंडिविजुअल्स के जरिए, लेकिन इंडिविजुअल को एक एग्जांपल के तौर पे लेना बहुत जरूरी है। ठीक है अनीका, एक तरफ 49% कमी की हम बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात में, दूसरी जानिब हम देखते हैं कि अरकान असेंबली को टिकट्स दिए जाते हैं दौरों के लिए, इसके अलावा उनको जो एजाज़ी तनख्वाहें हैं वो बहुत बड़ी एक अमाउंट है जहां से बचत की जा सकती है। तो ये जो बैलेंस है अखराजात का, ये कौन देखेगा? सलमा, मसला हमारे यहाँ ये है कि जब एक क्लर्क को अपनी तनख्वाह बढ़ानी होती है तो उसको 6 दिन एहतजाज करना होता है, टीयर गैस सहनी होती है और तमाम मुश्किलात, लाठी, वाटर कैनन्स, तमाम चीज़ों को ब्रेव करते हुए अपनी तनख्वाह के लिए एहतजाज करना होता है और फिर जाके उसकी जो डिमांड होती है उससे कुछ 15% बढ़ती है। लेकिन जब हमारे यहाँ MNAs MPAs को अपनी तनख्वाहें बढ़ानी होती है तो एक सेशन की मार होता है, वो एक सेशन में ही बिल आता है, एक सेशन के अंदर ही सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड हो जाती हैं, एक सेशन के अंदर तनख्वाह बढ़ जाती है, अगले महीने से तनख्वाहें भी नहीं आने शुरू हो जाती हैं। तो ये जो 2 नहीं 1 पाकिस्तान वाला नारा था ना अभी तक खान साहब का, वो अभी तक हमें ऑन ग्राउंड नजर नहीं आ रहा। आई विश के नजर आए, बिकॉज ये नारा बड़ा आइडियलिस्टिक और बड़ा पाकिस्तान के लिए एट दिस पॉइंट इन टाइम इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ नारों और बातों और सिर्फ एक सिंबलिज्म से ज्यादा बढ़ के प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड गवर्नेंस हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो सिंबलिज्म के अंदर हम लोगों ने भैंसें बेच दी, सही हो गया, गाड़ियां बेची, वो भी ठीक कर दिया, आपने वजीर आजम हाउस के अखराजात कम कर दिए, इसको तो मैं बहुत सराहती हूँ कि वजीर आजम में जो पुरतायुश किस्म के अखराजात किए जाते थे, जो खानदान के खानदान भरे हुए थे, जो चाय और खाने पीने का एक दस्तरखान सजा होता था सारा टाइम, वो कम किया। आई अप्रिशिएट वजीर आजम साहब, लेकिन मेरी वजीर आजम साहब से ये दरखास्त है कि आपके ये सिंबलिज्म से बढ़ के जब तक मामला ट्रिकल डाउन नहीं करेगा, जब तक ग्रास रूट लेवल पर नहीं आएगा, जब तक हम माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर नहीं देखेंगे, कोई फायदा नहीं सिंबलिज्म का, स्पेशली इस टाइम पर जहां अगर आप कर लें सारा खर्चा, हमें कोई मसला नहीं, अगर इकोनॉमी को बूस्ट मिले और इकोनॉमी इस बात की मुतहम्मिल हो कि हम पुरतायुश खर्चे बर्दाश्त करने के हवाले से भी हम काम कर सके, हम मुतहम्मिल हो सके उस बात के। इन अदर वर्ड्स, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इकोनॉमी को बूम देना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, खर्चे कम करना इसके साथ साथ की चीज है, ये दोनों पैरेलल चलने चाहिए, दोनों पैरेलल चलने चाहिए। ठीक है मीर साहब, 2 नहीं 1 पाकिस्तान की बात हो रही है, बचत पॉलिसी वज़ीर आज़म हाउस तक महदूद क्यों है? देखें, जब हम कहते हैं ना कि आपका एक ऑगस्ट हाउस है तो उसके एक्सपेंसेस होते हैं, वाइट हाउस के देख लें, आप कहीं की भी देख लें, एक्सपेंसेस होते हैं। एक जनरल थे हमारे, मैं आपको बताता हूँ कि वो न्यूक्लियर कंपोनेंट्स, जब हम न्यूक्लियर पावर नहीं थे, वो टेक्सास में लेने गए, एक मोटेल में रहे, तो जिन साहब ने उनको बेचनी थी हमारी कंपोनेंट्स जो कि आज आप न्यूक्लियर पावर हैं, उन्होंने जनरल साहब को कहा कि आप जिस तरह रह रहे हैं आपको कोई टच भी नहीं करेगा, आप जाएँ न्यूयॉर्क में रेड्स होटल में ठहरें। उन्होंने कहा जी हमारे पास तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास पैसा कोई नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं, वो लिफ्ट के साथ एक कमरा है जो कि बड़ा छोटा सा है, उसके अंदर आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपका एड्रेस होगा द रिट्स। जहाँ से आप निकलेंगे और नीचे जब फॉयर में जाएंगे तो जिन्होंने आपको न्यूक्लियर कंपोनेंट्स बेचने हैं तो दे विल नो यू आर अ पीपल ऑफ सम सब्सटेंस। तो ये आपको करना पड़ता है।
हम ये मायोपिक डिस्प्यूट पे आज उसका कम कर दो, फलाना कम कर दो, ये कर दो, दैट इज नॉट द आंसर. द आंसर इज कंट्रोलिंग द ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. आप उस चीज को नजर रखो. हम पर्सनलाइज हो जाते हैं. गवर्नर हाउस, चीफ मिनिस्टर हाउस, ये प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, हर जगह हम पर्सनलाइज हो जाते हैं. एक आइकॉनिक चीज को आप डिसमेंटल करने लगते हैं. दैट इज नॉट द इशू इन पाकिस्तान. बार बार जिस पे स्ट्रेस डालना चाहिए, आप अपने इकोनॉमिक मैनेजर्स तकड़े करें, इकोनॉमी को आप स्टेबलाइज करें, आपके इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स को आप तेज करें. दैट इज वेयर द आंसर लाइज, नॉट इन दीज थिंग्स. आपका क्या ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस का कोई बजट कम होगा तो ये 4 पेस्ट्री और 3 बिस्किट्स कम हो जाएंगे तो आपकी इकोनॉमी की पॉलिसी, इकोनॉमी ठीक हो जाएगी? नो, इट वॉन्ट. द क्वेश्चन इज आपने अपना जो स्टैंडर्ड्स है, यू हैव टू मेंटेन दो स्टैंडर्ड्स. अगर आप नहीं करोगे, भूखे नजर आओगे, नो वन विल वांट टू टच यू. This is a universal fact. So you have to keep up the airs, but within limits. You've got to create your parameters, और उसके साथ साथ आप काम करें. अब इस पे एक आप कह लें नेशनल डिबेट, वो कभी तोशाखाने पे डिबेट हो जाती है, कभी इस पे डिबेट हो जाती है. इट इज़ अ नॉन इशू. इट इज़ अ टोटली नॉन इशू. हर एक को मायोपिक एक अप्रोच के ऊपर आप चलना शुरू कर देते हैं, रादर देन थिंकिंग अबाउट इकोनॉमी. आप ये चीनी, पत्ती, ये क्या है, ये आटा एंड ऑल दैट, इस पे आप ग्रोथ की बात करें कि अगले साल क्या ग्रोथ होगी, वीट कैसे आगे आएगी, आपका पानी का मसला कैसे हल होगा, एनवायरनमेंट कैसे ठीक होगी. दीज इश्यूज आर नेवर डिस्कस्ड. हम इन छोटी छोटी चीज़ों पे, वो अपोजिशन इस पे लग जाती है, गवर्नमेंट इस पे लग जाती है, एंड इट इज़ अ मीनिंगलेस टाइम वेस्टिंग डिबेट जो कि हम पाकिस्तान में करते हैं. वी गॉट टू बी मोर कंस्ट्रक्टिव, मोर प्रोडक्टिव एंड मोर पॉजिटिव, जो कि हम नहीं है. हर जगह आप देख लो नेगेटिविटी एंड अननेसेसरी क्रिटिसिज्म. और क्रिटिसिज्म किसकी? जिसके को माने नहीं रखते. वो उधर ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस, उन्होंने नाम रखा है, यू पीपल आर हरी, नो यू पीपल आर, उसने क्या कहा था, यू पीपल आर हरी फॉर अ करी. यस, ये तो हमारी रेपुटेशन है पाकिस्तान में. हम हर चीज कहते हैं ओवरनाइट हो जाए. ओवरनाइट नहीं होती है. आज भी जिसकी रिपब्लिक्स की बात करते हैं 17th सेंचुरी में आई है, और आज भी रिपब्लिक्स का हाल देखो, डेमोक्रेसीज का हाल देखो. यू रियली थिंक देयर आर डेमोक्रेसीज अराउंड? नो. ये जो साथ आपका हिंदुस्तान बैठा है, आप दुनिया इसको आप टैग देते हो द बेस्ट डेमोक्रेसी, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी. लुक एट द डेमोक्रेसी इन दैट कंट्री, लुक एट द डेमोक्रेसी इन द यूनाइटेड स्टेट्स. ये आप इसको प्लीज इतना ना करो. हमारा एक बड़ा रेयर एक आप कह लो कि एक एटमॉस्फेयर है. इस रेयर एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे अपने डेमोक्रेटिक आप कह लो कि पैरामीटर्स हैं. हमने अपने आप को देखना है. हम ये नहीं कि हम वेस्टर्न डेमोक्रेसी को ले लें, उसकी डेमोक्रेसी को, उनके सिस्टम्स बन गए. हमारा सिस्टम नहीं बनता है. कभी नाजिम आता है, कभी डीसी आ जाता है, डीसी को हटा के कभी कोई और आ जाता है. हम तो सिस्टम को देखकर आगे कर रहे हैं. आपको पॉइंट ऐड हो गया जी. नसीम साहब, आपकी क्या ओपिनियन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सलमा, आप देखें कि कहते हैं ना कि माले मुफ्त दिल बेरहम, ये जो प्रोटोकॉल है ना, ये मुफ्त में मिलता है ना. जो भी वजारत में आता है या दूसरी चीज़ों में आता है, उनको ये होता है कि सरकारी माल के ऊपर अय्याशी कीजिए. कभी वो ज़ाती गाड़ी या ज़ाती गाड़ियाँ लेके ज़िंदगी में नहीं फिरे होते. लेकिन जब बात आती है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, कम अज़ कम मैं ये कहूँगा कि एक सरबराह मुमलिकत की हैसियत से उनके जो स्टाइल है, उससे हमें सबक ज़रूर लेना चाहिए. मुझे कभी कभार ये होता है कि अगर मैं रेड लाइट पे अगर कभी खड़ा हो जाऊँ ट्रैफिक में, तो अक्सर लोग अजीब नज़रों से देखते हुए गुजर रहे होते हैं, लेकिन 2-4 शर्मा शर्मी में रुक जाते हैं कि यार रेड लाइट है, कोई शरीफ बंदा अगर उस पर अमल कर रहा है तो चलो हम भी अमल कर लेते हैं. तो उनका अगर आप ये ज़ाती फेल देखें तो ये बहुत बड़ी बात है. ये कोई 2-4 रुपए की बात नहीं है. वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर जो खर्चे पहले होते रहे, हेलीकॉप्टर्स के ऊपर निहारियाँ आती रही हैं, जहाज़ जो है वो लंदन के लूटन एयरपोर्ट पे आके 5-5 दिन खड़ा रहता था. तो इस तरह की जो फजूल खर्चियाँ थी, वो कम अज़ कम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं कर रहे. तो ये प्रेसिडेंट बनना चाहिए. अगर आप एक अच्छा काम शुरू करते हैं, उसको देखा देखी अगर दूसरे वज़रा, ब्यूरोक्रेसी भी इस पर अमल करेगी, तो आहिस्ता आहिस्ता कौमी ख़जाने के ऊपर बोझ पड़ना कम हो जाएगा. जब आपकी नीयत साफ होगी, आप खर्चे कम करेंगे, खर्चे मुल्क के जब खजाने पे बोझ कम पड़ेगा, तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी होगा. जब पीजे मीर ने बिल्कुल सही बात की कि पैटी चीज़ें हैं, हमें दूसरे एस्पेक्ट्स के ऊपर देखना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए. लेकिन ये भी एक अच्छा जेस्चर है कि आपने कोई भी साइट ऑफिस नहीं बनाया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में आप नहीं रह रहे. गरीब मुल्क है, जितने कम खर्चे आप करेंगे, अगर दूसरे भी प्रेसिडेंट लें और उसी की तकलीद करें, तो पाकिस्तान के खजाने पे बोझ कम पड़ेगा. और ये एक अच्छी तौर तरीके से ये बोझ कम हो जाएगा. ब्रिगेडियर साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं?
मैं एक छोटा सा चीज ऐड करना चाहता हूँ। पीछे ने बात जो कही वो ठीक तो है, लेकिन आपको दोनों चीजों को डिफरेंट एंगल पे देखना पड़ता है। जब आप लीडरशिप की बात करती है ना, तो 1973 उठा के देखे, जब अरब इजराइल की वॉर हुई थी और गोल्डा मेयर वाज दी प्राइम मिनिस्टर। एक स्पेशल मिशन पे एक अमेरिकन सेनेटर गया था उससे आर्म्स डील करने के लिए, और वो आर्म्स डील उसकी घर की टेबल के ऊपर, वो एज ए हाउस वाइफ उसके खाना बनाने पे एक बहुत बड़ी आर्म डील हुई थी। तो जो लीडरशिप होती है ना, वो खर्चों से नहीं, वो पर्सनल, और ये बड़ा जरूरी होता है कि आप अपने आप को प्रोजेक्ट करें ऐसे कि आप अवाम का पैसा खा नहीं रहे हैं बल्कि उनका पैसा बचा रहे। ये भी बड़ा जरूरी होता है। इकोनॉमी तो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है ना, इकोनॉमी के सब्जेक्ट डेवलप के लिए आपके इकोनॉमिस्ट मौजूद है एंड दे हैव टू डील विद इट। उसके ऊपर टेंशन देना बहुत जरूरी है, लेकिन इस किस्म की चीजें, अल्लाह तल्ला की चीजें जो हैं टैक्स पेयर के पैसे में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्रेसिडेंट हाउस में जो भी पैसा खर्च होगा वो पैसा होगा जो मैं और आप टैक्स पे करते हैं, तो उसके ऊपर तो अय्याशियां करने की इजाजत नहीं है ना। कि ल्यूटन एयरपोर्ट पे अपना पूरा घर और आते हुए आप जहाज को कन्वर्ट करें, उसके अंदर आप मेडिकल इंस्टीट्यूट बना लें, मेरे यानी जो पैसा आवाम की जेबों से लिया गया है, जो टैक्स की मद में लिया गया है, उस पर ये शाखर्चियां जेब नहीं देती और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे तमाम तज्जियाकार नाज़रीन अपनी राय का इजहार किया है। यहाँ पर एक ब्रेक जाएंगे और वापस आकर बात करेंगे सेनेट इलेक्शन से मुतालिक। स्टे विद अस।